नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चुनावी मंथन। और आज चुनावी मंथन में बात होगी भतीजे की गलती, बुआ की शक्ति। आज हम बात करने वाले हैं आकाश आनंद की। बहुत दिनों तक ट्रेंडिंग पे रहे, बड़े बयान वायरल हुए, एक एफआईआर हुई और गायब हो गए। बहुजन समाजवादी पार्टी की नई पीढ़ी के तौर पर पार्टी में अहम पदों पर काबिज किए गए आकाश आनंद महज 5 महीने ही नेशनल कोऑर्डिनेटर रह पाए। आकाश को बीते वर्ष दिसंबर में लखनऊ में हुए पदाधिकारियों के सम्मेलन में मायावती ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। हालांकि उन्होंने आकाश आनंद को यूपी और उत्तराखंड से दूर रखने का निर्णय भी लिया था। इसके बावजूद लोकसभा चुनाव आने पर आकाश आनंद ने बसपा की जनसभाओं की शुरुआत नगीना से की। जानकार बताते हैं कि इस जनसभा में उन्होंने आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना के प्रत्याशी चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण पर सीधा हमला बोला, जो बसपा नेतृत्व को रास नहीं आया। आज इसी पर हम बात करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। अभी अभी जिम्मेदारी मिली और अभी ही जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया। बात कर रहे हैं आकाश आनंद की। आकाश आनंद कोई पहचान के मोहताज नहीं। बहन जी के भतीजे आकाश को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया गया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा चुनाव के बीच अपने भतीजे आकाश आनंद को अपने उत्तराधिकारी पद से भी हटा दिया है। बता दें कि मायावती ने उन्हें पिछले साल ही दिसंबर में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। बीएसपी चीफ के इस फैसले पर सभी पार्टियों के अपने अपने तर्क भी सामने आने लगे हैं। बीजेपी का कहना है कि जो वो चाहती हैं वही होता है। आकाश आनंद जिस तरीके से गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे थे और भाजपा को लेकर अपमानजनक टिप्पणी कर रहे थे, इसको लेकर जनता के बीच आक्रोश उत्पन्न हो रहा था। और इसी नाते मायावती जी ने इस बात को महसूस किया और इसीलिए आकाश आनंद को तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया। वहीं सपा ने आरोप लगाया है कि बसपा और भारतीय जनता पार्टी का अघोषित गठबंधन है, जिसको जनता देख रही है, क्योंकि जिस तरीके से बसपा के टिकट का बंटवारा हुआ और कई उम्मीदवारों को बदलने का फैसला लिया गया, इसमें कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव नजर आता है। वहीं सवाल उठता है कि बसपा सुप्रीमो को आकाश अनमेच्योर लग रहे थे, तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी किस आधार पर दी? क्या परिवारवाद की डगर अपनाकर आकाश को जिम्मेदारी दी गई? सबसे बड़ा सवाल और अहम सवाल, आकाश आनंद को जिम्मेदारी मिले काफी समय हो चुका है, फिर ऐन वक्त पर ही यानी कि चुनाव के दौरान ही क्यों आकाश को पद से मुक्त किया गया? उन्हें क्यों पद से हटाया गया? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक दबाव है या फिर कुछ और? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। दिक्कत क्या थी, परेशानी क्या थी? पहले कहते थे या छात्र राजनीति में जब थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हम भी लिया करते थे, ये कहा था एक आध दो मुकदमे तो गहने हैं, उनको रख लेना चाहिए और उन्हीं मुकदमों के बाद आप बड़े नेता बन जाएंगे। अब पता चला जिन्होंने हमें नेता बनाया उन्होंने ये ट्वीट भी कर दिया, आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, इनमेच्योर बता दिया। तो दिसंबर में कार्यकर्ताओं से क्यों फिर उन्होंने ये बात छुपाई कि इनमेच्योर है? बेशक आपने यूपी उत्तराखंड से दूर रहने के लिए किया, लेकिन कोर्ट जगह पॉलिटिक्स तो आप यहीं करती हैं। जब वो इनमेच्योर थे तो नेशनल कोऑर्डिनेटर क्यों बनाए गए? वो इनमेच्योर थे तो स्टार प्रचारक क्यों बनाए गए? वो इनमेच्योर थे तो आपकी जगह जनसभाएं क्यों करने लगे? फिर कहने की बातें, फिर विपक्षियों को यह मुद्दा मिलता है। आकाश आनंद, अभी मैं किसी का ट्वीट देख रहा था तो उसमें लिखा था कि आकाश आनंद आरक्षण की बात कर रहे थे, आकाश आनंद संविधान की बात कर रहे थे, आकाश आनंद दलितों को आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे। ये बात नहीं पचा पाए, बीजेपी में डेंट हो रहा था। लोग इस तरीके से सवाल आप पर उठाने लगते हैं। आपका एक फैसला वाहवाही देता है तो एक फैसला आपको
परेशान भी करता है। अब ये बहन जी ने क्यों किया, इसका जवाब तो सिर्फ बहन जी दे सकती हैं। लेकिन क्या सीतापुर की एक एफआईआर ने ही मामला बिगाड़ दिया? क्या भाजपा के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए आकाश आनंद ने, उसको लेकर दिक्कत हुई? ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से आकाश आनंद को मैंने एक दफ़े एक जगह सुना, उनको पिछले दिनों, पिछले समय वो उन्नाव में एक जनसभा करने आए हुए थे वहाँ के प्रत्याशी के समर्थन पे, तो मैंने सुना उनके बयानों को, और अच्छे वक्ता के तौर पर वो निकल सकते हैं। बस दिक्कत यही है कि वो टैब पे पर ना पढ़ें, वो लिखी लिखाई स्क्रिप्ट ना पढ़ें, और थोड़ा फिल्मी अंदाज बंद कर दें जब भी वो राजनीति के मैदान में वापसी करें। जो शब्दावली है वो फिल्मों में बहुत अच्छी लगती है। किसी पिक्चर में किसी बड़े हीरो को हम देखें और ये लगे कि वो कह दिया और उसके वहाँ के कलाकार ताली बजाने लगे, तो मान लीजिए भाई ये पिक्चर है। आकाश आनंद, जो मैंने रियलाइज़ किया, जो मैंने देखा, उसमें वो कहीं ना कहीं मुझे फिल्मी नज़र आए। उन्हें पता था कि मुझे ये बोलने पर तालियां मिलनी है, मुझे ये बयान देने पर ऐसी चीज़ें होनी, उन्हें पता था। पर उन्हें यह नहीं पता था कि ये भाई पर्दा नहीं है। शायद जो उनके साथ सलाहकार रहे होंगे उसको इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि मायावती इतना बड़ा कदम उठाएंगी। चलिए मैं कहता हूं कि नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से आपने हटा दिया, एक पार्टी बॉडी है, पदाधिकारी चलाते, लेकिन अपना उत्तराधिकारी तो आप मायावती स्वयं ही चुनती हैं। इस पर किसका दबाव था? यह सोचने का विषय है। दिसंबर तक वही आपको मैच्योर लग रहा था, तभी तो आपने उसे नेशनल कोऑर्डिनेटर बताया। और अब आपने खुद ही, पूरे यूपी में आपके पास एक विधायक है, सांसदों की स्थिति आप देख ही रहे हैं। अब विपक्ष का जो इंडिया गठबंधन है वो और मुखर होकर हमला बोल रहा है मायावती पर, बहन जी पर। वो बार बार यही कह रहा है, नहीं बचा काडर, नहीं बचे कार्यकर्ता, सब इंडिया गठबंधन में आ चुके हैं। और अब मायावती ने कमान खुद संभाल ली है। मायावती लगातार रैलियां कर रही हैं। चर्चा करेंगे। हमारे साथ अनीस अंसारी बीजेपी के नेता हैं, मयंक शुक्ला सपा के प्रवक्ता हैं, आशीष प्रिंस हैं दलित चिंतक हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। महेंद्र सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रोफेसर ML वर्मा राजनीतिक विश्लेषक, और आलोक भदौरिया राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हम लोग थोड़ी देर में जुड़ेंगे। सीधा रुख करेंगे महेंद्र सिंह जी का। महेंद्र सिंह जी, हम लोग बात बहुत दिनों से कर रहे थे कि आनंद सक्सेना, माफ़ करिएगा, आकाश आनंद को लेकर जिस तरीके जो चीज़ें थी, बहुत जल्दी लैमलाइट में आया और बहुत जल्दी अपने आप को उन्होंने राजनीतिक फील्ड से दूरी बना ली। एक FIR के बाद धड़ाधड़ उनके जो जनसभाएं, रैलियां थी, उन्हें कैंसिल कर दिया गया, और उसके बाद कल देर रात ये फैसला भी आ गया कि अब आकाश आनंद नेशनल कोऑर्डिनेटर के तौर पर नहीं रहेंगे और मेरे उत्तराधिकारी भी नहीं रहेंगे, क्योंकि वो इनमेच्योर हैं। तो 5 महीने पहले वो कैसे मैच्योर हो गए थे, कैसे वो इतने बड़े डिसीजन लेने लगे थे? महेंद्र जी जी, ये बात तो उनके भाषण देखने के बाद ये बात तो सही है कि वो अभी उतने राजनीतिक तौर पर मैच्योर नहीं है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग भी उस तरीके से नहीं हुई है। सीधे लॉन्च किए गए हैं, विदेश से पढ़ के आए और कम उम्र भी है अभी ये शायद इनका पहला चुनाव होगा, इस तरीके का एक्सपीरियंस भी कर रहे होंगे ये। और उम्मीदें, हाँ, निश्चित तौर पर तालियां बजती थी, लोगों में उम्मीदें थी, उनके जो फॉलोअर्स हैं उनमें एक ऊर्जा का ये बड़ा अच्छा उनको मिल रहा था। उनको उम्मीद थी कि ये नेता आ गया, फायर ब्रांड नेता आ गया। और अब BSP में जो एक ऊर्जा की कमी देखी जा रही थी, वो उम्मीदें जग रही थी कि ये बहुत अच्छा। लेकिन जिस तरीके से बहन जी की राजनीति है, खास तौर पर 2 चुनावों से जिस तरीके से है, उस पे ये मिसफिट हो रहे थे। और दूसरा एक आरोप और लग रहा है, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि ये एक नया पावर सेंटर भी क्रिएट हो रहा था। इनकी बड़ी डिमांड हो रही थी तमाम रैलियों में, तमाम जगहों पर। बहन जी से ज्यादा ये डिबेट से कॉल करता हूं, डिबेट से निकल के कॉल करता हूं, और अच्छी भीड़ जुटती है इनके जाने से, तो ये भी एक कारण रहा है। अब रही बात इनके जो भाषण हैं, अगर आप बारीकी से देखिए
तो वो भाषण कम से कम बीएसपी की राजनीति के लिए फिट नहीं है। और कारण भी ये बताया गया है बीएसपी की तरफ से, बहन जी की तरफ से, जो कल लेटर आया कि नेशनल कोऑर्डिनेटर और इनसे सारी जिम्मेदारियां ली जा रही हैं, उत्तराधिकारी भी नहीं रखा गया इनको। तो वही जिक्र किया गया कि ये अभी मेच्योर नहीं है, जब तक ये पूर्ण तरीके से मेच्योर नहीं हो जाते तब तक इनसे ये जिम्मेदारियां ली जा रही हैं। अब आप देखिए सीतापुर में जिस तरीके का इन्होंने 29 अप्रैल को शायद भाषण दिया था, बिल्कुल 29 अप्रैल को दिया था, वही मैं चेक कर रहा था। 29 अप्रैल का था, जिसमें इन्होंने आतंकवादियों की सरकार और पता नहीं क्या क्या, उसी पे FIR भी इनके दर्ज हुई है। तो ये भी बचना चाहिए। और मायावती ये बखूबी जानती हैं कि अगर हमारे उत्तराधिकारी के ऊपर इस तरीके से मुकदमे होने लगे तो फिर आगे आने वाली समय में राजनीति करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, बड़े गंभीरता से लिया भी जाता है। मायावती अपने पुराने अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए तो किसी नेता, किसी मंत्री के खिलाफ भी FIR मामला दर्ज होता था तो उसी ने बर्खास्त कर देती थी, पार्टी से निकाल देती थी। ये अलग बात है कि करप्ट लोग उनकी पार्टी में भी हैं, जिनके ऊपर बहुत सारे मामले हैं, दागी हैं, सब कुछ है। तो वो इस चीज को, इंडियन पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से समझती हैं कि मामले नहीं होने चाहिए। मामले अभी देखिए जैसा जो आरोप लगता है, कितना सही है नहीं है, कि मायावती सक्रिय क्यों नहीं है इतना ज्यादा। लोग तो यही कहते हैं कि उनके ऊपर तमाम एजेंसियों की नजर है, अगर वो ज्यादा कुछ। अब ये अनीस भाई बैठे हैं, इन्हीं से पूछ लेंगे कि भाई क्यों नहीं सकती हैं। विपक्ष लगातार ये कहता है B टीम C टीम सब कुछ तो बना डाला है महेंद्र भाई। बिल्कुल, और अभी भी आरोप लगे। देखिए जैसे इन्होंने कहा कि इनको निकाला जा रहा, मतलब इनको इनसे वो लिए जा रही जिम्मेदारियां आकाश आनंद से, तो सारी पार्टियां, सपा हो, कांग्रेस हो, इन लोगों ने हमले तेज कर दिए कि देखिए साहब, हम तो पहले ही कह रहे थे बीजेपी के साथ मिलीभगत है और अब ये साबित हो गया। तो ये एलिगेशन उनके ऊपर लग रहे हैं। तो मायावती जी बखूबी जानती हैं कि बहुजन मूवमेंट को कैसे चलाना है, कहाँ कदम आगे बढ़ाने हैं, कहाँ खींच लेने हैं। और आकाश आनंद तो बिल्कुल नए नए हैं। अगर अभी वो कोर्ट कचहरी जेल थाने जाने में फंस जाएंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा आगे उनकी राजनीति को संभालना। तो ये भी एक कारण रहा है। बिल्कुल, और ये उन्होंने भविष्य को शायद मुझे लगता है चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये काम किया। अभी तो मैं निकाल रहा था तो MBA से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने MBA किया हुआ है लंदन से। 2017 में उन्होंने राजनीतिक सफ़र की अपनी शुरुआत की थी सहारनपुर की ही रैली से, जहाँ उन्होंने पहली रैली की अपनी। और उसके बाद उन्हें राजस्थान MP, सब तो बहुत बच्चे थे जी 2017 में, तो मुझे लगता है 22-23 साल की उम्र रही थी उनकी जी। और राजस्थान MP CG तेलंगाना और मिजोरम की इस बार उन्होंने विधानसभा में कमान भी संभाली थी। तो मायावती ने पूरा मौका तो दिया ही, लेकिन अब आशीष प्रिंस हमारे साथ हैं दलित चिंतक के तौर पर। आशीष जी, आप कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को? क्योंकि एक बड़ा तबका, वो बात तो यही होती है कि भाई हम दलितों की आवाज़ है और हम पिछड़ों की आवाज़ है, लेकिन दिक्कत क्या है कि जो दलितों और पिछड़ों की आवाज़ की बात कर रहा है वो कम से कम 1 करोड़ की गाड़ी से चल रहा है, चाहे वो चंद्रशेखर हो और चाहे कोई हो। वो बात तो दलितों को आगे बढ़ाने की करते हैं, लेकिन घूम फिर के खुद आगे बढ़ जाते हैं। XPG मिल जाएगी, इनको तो Y+ मिली हुई थी, सुरक्षा बढ़ जाती है, गाड़ी आ जाती है। जब आप उन्हीं को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, एक कुनबा है वो, और हम सब भारत के लोग की जो बातें हैं, तो आप उनसे सुरक्षा करके तो आप ही घेरे से दूर होते चले जा रहे हैं। प्रिंस जी, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। दलितों की चिंता बिल्कुल नहीं है। ये लोग अपने परिवार की चिंता कर रहे हैं। जो लोग करोड़ों की गाड़ियों में चल रहे हैं वो अपनी चिंता कर रहे हैं, दलितों की चिंता नहीं कर रही। बात बिल्कुल फैक्ट है, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। बिल्कुल जो व्यक्ति लंदन से पढ़ाई किया उसने और MBA किया और हाँ यहाँ बेजिंग आकर के उन्हें अपना उत्तराधिकारी बता दिया, और जब वो बीजेपी के खिलाफ बोलने लगे लगातार, तो बीजेपी ने जो है, सीधी सी बात है, जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा उसके ऊपर मुकदमा तो होना लाजिमी है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। लेकिन जब उन्होंने बोला बीजेपी के खिलाफ तो उनके ऊपर मुकदमा हो गया। तो बहजी तो पहले से डरी हुई है कि अगर मैं बीजेपी के खिलाफ बोलूंगी तो कहीं ना कहीं मुझे जेल जाना पड़ेगा। उसी डर से बहन जी को डर सता रहा है कि कहीं आकाश आनंद भी ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में, जेल जाने के चक्कर में ना फंस जाए। तो मेरी पार्टी जो है, जो दलितों को बेच करके, दलितों के वोटों को बेच करके, और उनका कोर वोटर जो है, जाटव वोटर जो है,
उसको बेच करके इन्होंने इतनी बड़ी पार्टी खड़ी की है लाखों करोड़ रुपए की, वो पार्टी खत्म हो चुकी है, मिल जाए, सीधी सी बात है। अब मैं बता दूं, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, अगर कहीं किसी बहन बेटी पर अत्याचार होता तो वो फौरन चले जाते हैं, निकल जाते हैं, जनन्याय ने कम से कम 100 से 200 गाड़ियां लिख करके जाते हैं और वहां धरना प्रदर्शन करते हैं, अपनी समाज के, दलित समाज यही के लोगों को यही मुकदमा करते हैं और एसी बंगले जैसी गाड़ियों में बैठ करके जो अपना अरे नहीं, यही बात तो मैं पूछ रहा हूँ आशीष जी, कि जैसे होता क्या है कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि हम ठेले वाले का दर्द समझना है हमें, तो हम उसके पास जाएंगे। अगर हम 10 बाउंसर और 10 गनर लेके जाएंगे ना, तो ठेले वाला हम लोग से बात ही नहीं करेगा, बेचारा डरेगा। आप कह रहे हैं 100 गाड़ियों का काफिला लेके जी, किसी की, मैं कह रहा हूँ किसी के साथ कोई घटना हुई हो, वो 100 गाड़ियों का काफिला देके और टूट जाता है। यही चंद्रशेखर अपनी एक बाइक से पूरे सहारनपुर में जाते थे, घूमते थे, जब भीम आर्मी इन्होंने बनाई, एक मिशन बनाया। लेकिन उसके बाद ही, जैसे हम मायावती को कहते हैं ना भाई, लोग कहते हैं कि भाई इनको तो सिर्फ पैसा दिख रहा है, ये कुछ करती नहीं, ये बीजेपी की टीम, तमाम आरोप लगते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो दलितों को छल रहा है वो कौन है? हम सिर्फ बात ही कर रहे हैं। आकाश आनंद ने कहा कि हम आरक्षण की बात कर रहे हैं, हम बीजेपी को कहा, उन्होंने तो एफआईआर हो गई। लेकिन चंद्रशेखर भी तो वही काम कर रहे हैं। चंद्रशेखर चुनाव आया तो पैदल चलने लगे, इससे पहले फॉर्च्यूनर से चल रहे थे, उससे पहले इंडिवर से चल रहे थे, और उससे पहले स्कॉर्पियो थी 4 ठो। वो कहाँ से आ गई? और दलित की बात हो रही है, अरे उनको भी तो बढ़ाओ। वो जो आपसे मिल रहा वो साइकिल से बेचारा, अब उसको तो परमिशन लेनी पड़ती है, मैंने देखा कि नहीं इनको आने दो, इनको जाने दो। इस पर भी तो बात हो। बहुत अच्छे लीडर है चंद्रशेखर, लेकिन जो उन्होंने पहले अटैचमेंट था, अब वो सिक्योरिटी रीजन से पीछे हो गया है। आशीष बिल्कुल जी, आप सही बात कर रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल सत्य बात है कि अगर दलित थे जी, तुम जैसे कि काशीराम जी थे, साइकिल पर चलते थे, है ना, और दलितों की मदद करते थे, और वो सब समाज के नेता कहीं भी जाएंगे, बात सही है। लेकिन अगर आप आकाश आनंद की कहेंगे, या बहन कुमारी मायावती की जी की कहेंगे, या चंद्रशेखर की आप कहेंगे, तो जी मैं बता दूं आपको, ये दलितों के हितैषी नहीं है, ये बाबा साहब निवेश कर रहे हैं और समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। भाई तुम्हें किसी दलित परिवार से अगर मिलने जाना है तो जरूरी आप 100 गाड़ियों का काफिला लेके जाएंगे, अपनी गाड़ी से जा सकते हैं, अपनी सिक्योरिटी को अलग कर सकते हैं, है ना। जब सिक्योरिटी इतना इनका हाई प्रोफाइल होता है कि अगर उनके पास भी जाता है तो उसे अरे घर चेक हो तोड़ने के जाता पास तो कोई पावर होती है, घर चेक होता है पहले 2 बार, किस रूट से आएंगे ये चेक होता है। तो वो तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। चलिए, हमारे साथ प्रोफेसर ML वर्मा जी भी हैं, अभी जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आकाश आनंद को लेकर पहले तो आप क्या कहेंगे, और कल जो उनके साथ हुआ, उन्हें पार्टी से पद से हटाया गया और फिर उत्तराधिकारी। सर मैं समझना चाहूंगा कि क्या ये पार्टी का ही पद होता है उत्तराधिकारी? मैं आपसे समझना चाहूंगा। तो उत्तराधिकारी, तो मुझे जिस तरीके से उनका ये इनमेच्योर आदमी, इसको मेरे उत्तराधिकारी पद से भी हटाया जाता है। अब ये तो विशाल जी लोगों के अपने माइंडसेट की बात है। पार्टी तो पार्टी है, पार्टी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है। उस संगठन में तो एक काम करने की, जिसको आप कह सकते हैं कि संगठन में एक ऐसा दायित्व होता है जिसको निभाना होता है, कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है। और जहां तक बात है कि इनको क्यों हटाया गया, क्यों बनाया गया, तो निश्चित रूप से आप क्या आम पब्लिक भी समझ सकती है कि मायावती जी पहले कहती थी कि हमारा कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, पार्टी का संगठन होगा, और उन्होंने पार्टी के संगठन के बाद अपने भतीजे को बनाया। मैं समझता हूं कि आकाश आनंद जैसे जाने कितने लोग होंगे, हजारों लाखों लोग होंगे जो उनसे ज्यादा अच्छी योग्यता रखते हैं। बहुजन समाज में भी बहुत से लोग होंगे, लेकिन उनको न बनाया जाना, ये तो एक बेईमानी को बताता है, और ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसी के पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करता हूँ, बहन जी की कदर करता हूँ। उन्होंने दलित समाज का और उस मूवमेंट से, कांशीराम जी के मूवमेंट से जुड़ी रही, लेकिन जो उसका चरम शिखर है, अंतिम वो है जिसमें पैसा लेना, जैसे कि आप अभी चर्चा कर रहे थे, इस समय भी जबकि बसपा का कुछ नहीं है, तब भी वो पैसा लेकर ही टिकट दे रही है, और किसी को दे दे, जो पैसा देगा उसको टिकट दे। तो ये मुझे नहीं लगता है कि दलित आंदोलन और दलित हित के लिए वो बात कर रही हैं, उसके लिए चुनाव लड़ रही हैं। और उत्तराधिकार का तो कोई मैटर ही नहीं कि उत्तराधिकारी बना दिया गया है।
संगठन भी खत्म कर दिया, मुझे लगता है ऐसा। तो संगठन जहां तक जब बचा ही नहीं है, तो चाहे जो कहें, चाहे जो करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे लगता है उस धब्बे को दूर करने के लिए ऐसा किया है विशाल। बिल्कुल। चलिए अब अनीस अंसारी जी के पास चलें और उनसे पूछ लें ज़रा कि भाई अब तो विपक्ष ये भी कहने लगा हम कह रहे थे ये बी टीम है, अब जैसे मैंने पहले जिक्र किया, अब आप पर उन्होंने वार किया था, एफआईआर हुई, उसके बाद उनकी रैली रद्द होना शुरू हो गई, तो बीजेपी को कितना फ़ायदा मिल रहा है इससे? म्यूट है भाई साहब आप। वो तो कहते रहेंगे, हम जवाब देते रहेंगे। सरकार हमारी है, प्रदेश में भी केंद्र में भी, तो हमारा बनता है इतना बताना। रही बात आकाश आनंद जी को क्यों हटाया गया, किन कारणों से हटाया गया, सरकार बसपा की रही, उस समय मायावती जी मुख्यमंत्री रही, किसी और को तो नहीं बनाया उन्होंने। अब उनका व्यक्तिगत है, उनकी पार्टी है, वो अपने भतीजे को बनाए, भाई को बनाए, या अपने किसी और परिवार वाले को बनाए। ये जितने भी गैर भाजपाई दल हैं उनमें भाई भतीजा, ये परिवारवाद एक भाजपा को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी दलों में भाई भतीजावाद है। तो ये उनका व्यक्तिगत रहा होगा कि क्यों हटाया क्यों नहीं। अच्छा दूसरा, उन्होंने अनीस गलत जी आपको बयानबाजी की, थोड़ा सा उस मैं पर करेक्ट एफआईआर करूंगा, दर्ज हुई। मैं थोड़ा सा करेक्ट एफआईआर करूंगा। गलत बयानबाजी अनीस पे जी पूरे मैं थोड़ा सा करेक्ट करूंगा, परिवारवाद पे आज चर्चा ही नहीं होगी, क्योंकि परिवारवाद में जितनी यहाँ पार्टी के नेता बैठेंगे उन सब में कहीं ना कहीं परिवारवाद है ही, तो परिवारवाद पे तो चर्चा होनी नहीं चाहिए। मैं उसी परिवार की बात कर रहा हूँ जिस परिवार की चर्चा है। कोई बुआ भतीजे की तो चर्चा है। बिल्कुल नहीं नहीं बुआ नहीं, ने मैं भतीजे कह रहा को हूँ हटाया। पार्टी ये ना कहे कि मैं परिवारवादी नहीं हूँ, कोई पार्टी ये ना कहे। बुआ भतीजे की ठीक है, चर्चा है ना, एक ही परिवार के हैं वो, उन्होंने उत्तराधिकारी बनाया, उनके साम्राज्य का अपने साम्राज्य का उसे मालिक बनाया आकाश आनंद को। तो अब उससे वो पद छीन लिया गया 4 से 5 महीने बाद। तो ये उनका व्यक्तिगत राय रही होगी। रही बात एफआईआर की, तो अभी तक के 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, आप देख लीजिए, हर हर पार्टी के नेता पे कहीं ना कहीं गलत बयानबाजी पे एफआईआर हुई है। मेरे पास रिकॉर्ड है पूरा, सब पे हुई है एफआईआर। तो गलत बयानबाजी से बचना चाहिए। अब ये उनकी सोच रही कि क्यों रखा क्यों हटाया। मैच्योर की जहां तक बात है, मैच्योर तो वो है नहीं, क्योंकि भाषणबाजी भी आपने देखी है, मैंने भी उनकी बयानबाजी बिल्कुल देखी है, मेरे यहाँ भी आए थे, एक सभा की थी उसमें भी देखा था। तो ये बात मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने हो सकता है अपनी पार्टी को बचाने के लिए, अपने वोट बैंक को बचाने के लिए अपने भतीजे को पहले रखा हो, और फिर उन्हें लगा हो कि ये नुकसान होगा इससे, इसलिए उन्होंने हटाया होगा संभवतः। बिल्कुल। मयंक शुक्ला का रुख करते हैं। मयंक भाई, अभी अखिलेश यादव का ट्वीट हम देख रहे थे, उसमें उन्होंने लिखा ये उनका निजी राय है, बिल्कुल निजी फैसला है, उसमें कुछ ज़्यादा बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने एक चीज़ और लिखी कि अब इससे साफ हो गया है कि इंडिया गठबंधन, जहाँ पर बीएसपी का वोटर भी है, वो भी सीट हम जीत रहे क्योंकि हम आरक्षण और संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहीं ना कहीं इशारा किया है संविधान और आरक्षण को लेकर। मयंक जी आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लीजिए। परिवारवाद की बात कर रहे थे, उस पर मैं जाना नहीं चाहूंगा क्योंकि भाजपा के परिवारवाद की सूची बहुत लंबी है। और अभी पूर्वांचल में एक परिवार को पोषित करने के लिए उन्होंने उनके बेटे को भी टिकट दे दिया, बल्कि देश की बेटियां उनके खिलाफ धरने में बैठी। खैर, विषय है आकाश आनंद जी का। मैं बताना चाहूंगा कि बसपा का ये आंतरिक मामला है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट भी किया है। मगर इसके पीछे का संदेश क्या है? इसके पीछे का संदेश ये है कि भाजपा जो है वो बसपा के जो उसमें जो बसपा है वो लगातार कमजोर होती जा रही है। उसकी कोई भी सीटें आने की स्थिति दिखाई नहीं दे रही है। और मुझे लगता है कि इस हड़बड़ाहट में बहन जी ने, ये मायावती जी ने निर्णय लिया है। और मुझे लगता है कि जो वोटर है, जो बसपा का वोटर है, जो समर्थक है, वो बहुत जागरूक हैं और वो समझ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों को अपना रही है और लोहिया जी के मार्ग पे चलकर जो दबे कुचले शोषित वर्ग है उसके हक की लड़ाई लड़ने का काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि जो बसपा का समर्थक और वोटर है उसने अंबेडकर जी के विचारों को समझते हुए संविधान की रक्षा के लिए इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी का रुख कर लिया है। और इसी कारण इंडिया गठबंधन की जो और मजबूती मिली है उसका एक प्रमुख कारण ये भी है। बसपा लगातार कमजोर होती जा रही है। मुझे लगता है अभी तक खाता खुलने की स्थिति बनी नहीं है। भविष्य में भी मुझे लगता है आने वाले चरणों में भी कहीं ऐसे कोई उम्मीद नहीं है कि बसपा का कोई सांसद जीत सकता है।
तो इसीलिए इस हड़बड़ाहट में फैसला लिया गया है। इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है, समाजवादी पार्टी मजबूत हो रही है, और देश के संविधान की रक्षा करने के लिए हम लोग पूरी ताकत से लड़ेंगे। और जो जनहित विरोधी है, जो किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, उस सरकार को केंद्र सरकार से निपटाने का काम करेंगे, समापन का काम करेंगे, मोदी सरकार की विदाई करेंगे। चलिए, एक ब्रेक की कमांड है, आप सब हमारे साथ बने रहिए। हम यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सीधे रुक करते हैं देश के जाने माने पत्रकार आलोक भदौरिया जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरीके से देख रहे हैं मायावती के इस एक्शन को लेकर, और इसका कितना फर्क पड़ने वाला है? क्योंकि अखिलेश यादव का ट्वीट ये बता रहा है कि भाई वो तो कह रहे हैं कि बसपा की सारी सीटें जो हैं वो हम जीत रहे हैं, हमें सपोर्ट कर रही हैं वहाँ पर। इन सब चीज़ों को कैसे देख रहे हैं सर आप? धन्यवाद विशाल जी। देखिए, इस पूरी राजनीति को किसी एक घटना में अलग करके नहीं देखा जा सकता। इसका परिप्रेक्ष्य हमको समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो आनंद को देखना पड़ेगा कि आनंद ने ये बात कब कही। 28 अप्रैल को 28 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के 2 चरण पूरे हो चुके थे, पहला और दूसरा चरण, और तब उनको ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी, ये भी जरूरत। राजनीति में कभी भी कोई अनायास नहीं कहता, मेरा ये मानना है। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि पहले चरण में और दूसरे चरण में बहुजन समाज पार्टी के वोटों में जो एक छितराव है, जो बिखराव है, वो हो चुका था। उस बिखराव को थामने के लिए आनंद ने ये स्टेटमेंट दिया था। उग्र स्टेटमेंट था, काफी जोशीला स्टेटमेंट था, और उनकी आयु को देखते हुए ये सहज भी माना जा सकता है कि कम आयु में आदमी इतना तेज स्टेटमेंट दे सकता है। उन्होंने तो तमाम विशेषणों का भी इस्तेमाल कर डाला जो आमतौर पर राजनीति में परिपक्व नेता नहीं करते। और एक यंग व्यक्ति से आप 50 और 60 साल के राजनीतिक सूझबूझ वाले समझ वाले व्यक्ति से तुलना नहीं की जानी चाहिए, मेरा तो ये मानना है। लेकिन ये उनका प्रयास बहुजन समाज पार्टी को नुकसान पहुंचाने का तो नहीं, कतई नहीं लगता। ये सीधा प्रयास बताता है कि बहुजन समाज पार्टी के वोटों को एकमुश्त रखने की कोशिश थी, ये कवायद थी, उस रणनीति के तहत उन्होंने ये दिया। अब सवाल आता है कि मायावती जी ने क्या प्रतिक्रिया दी। तो मायावती जी के राजनीतिक तौर पे ये माना जाता है, राजनीतिक हलकों में ये माना जाता है कि मायावती जी ने ये काम दबाव में उठाया। आमतौर पे मायावती जी इतना लंबा स्टेटमेंट नहीं देती, किसी को भी पद से हटाती हैं, कुछ भी करती है तो इतना लंबा नहीं देती। वो ये भी हटा दिया, वो उत्तराधिकारी से भी हटा दिया, नेशनल कोऑर्डिनेटर से भी हटा दिया, ये हटा दिया, वो हटा दिया, इतना लंबा नहीं स्टेटमेंट देती। अगर आप मायावती जी के पुराने अगर स्टेटमेंट को अगर आप देखें, किसी भी नेता के खिलाफ कार्रवाई करती है तो एक लाइन की कार्रवाई करती है, हटा दिया, खत्म। अब क्यों हटाया, किस लिए हटाया, अपरिपक्व थे इसलिए हटाया, इतनी सफाई नहीं देती है मायावती जी। मायावती जी के पिछले अगर 20 साल का अगर आप उनके बयानों को देख लें तो इतनी लंबी सफाई नहीं देती। ये जो सफाई दी गई है ये बताता है कि वो कहीं ना कहीं दबाव में है, और जाहिर से बात है कि उनके पास दबाव कितना होगा। दबाव केवल एक ही पार्टी का हो सकता है, वो सत्तारूढ़ पार्टी का है। क्योंकि बसपा पहले और दूसरे चरण में और तीसरे चरण में भी ये मुकाबले को, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो मुकाबले को ये त्रिकोणीय बना। अगर ये त्रिकोणीय बनता तो जाहिर सी बात है कि इसका फायदा सत्तारूढ़ पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को होने जा रहा था। अगर वो त्रिकोणा नहीं हो पा रहा और बसपा के वोट अगर 3 जगह अगर बिखर रहे हैं, अगर इंडिया गठबंधन की तरफ भी जा रहे हैं, थोड़े बहुत इनके पास आएंगे, कभी भी कोई भी वोट किसी भी पार्टी में एक तरफा ट्रांसफर नहीं हो। कुछ वोट तो होंगे वो इनके पास ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ वोट इंडिया गठबंधन की तरफ भी जा रहे हैं और कुछ वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो बिखराव है, ये त्रिकोणा मुकाबला नहीं रहने दे रहा है जमीन पे। अगर त्रिकोणा मुकाबला नहीं हो रहा तो जाहिर सी बात, जैसा मैंने अभी कहा, मैं फिर दोहराता हूँ कि इसको बहुजन समाज पार्टी का नुकसान हो रहा था, सॉरी भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो रहा था। तो इस नुकसान को थामने के लिए ये कार्रवाई की गई है और ये बयान इसके इशारे पे दिया गया है। इसको समझने के लिए बहुत कोई रॉकेट साइंस समझने की जरूरत नहीं है। पहला, अब सवाल है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इसका असर क्या पड़ेगा। आपका ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है ये, और अखिलेश जी क्या कहते हैं। मेरा मानना है कि इस समय
ध्रुवीकरण की जो कोशिश हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं या भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्षस्थ नेता हैं, जी। लगातार ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं और गंभीर कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, कल भी उन्होंने कोशिश करी थी कि अब ये देश वोट जिहाद से चलेगा या रामराज से चलेगा, और फिर लगातार शहजादे कहकर बात करना, ये सब तो ये कोशिश तो जारी है। लेकिन जमीन पे क्या हो रहा है? जमीन पे इसका असर नहीं हो पा रहा है। दिक्कत सारी ये आ रही है जमीन पे। भारतीय जनता पार्टी के हाल के वर्षों में जो सफलता की सबसे बड़ी वजह है कि वो हमेशा चुनाव को, चाहे वो किसी भी स्तर का चुनाव हो, वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ले जाती है। इस बार राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में वो नहीं ले जा पा रही है। जो भी नैरेटिव है वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का नहीं बन पा रहा है। क्षेत्रीय दलों ने या कांग्रेस को भी अगर आप शामिल करें तो मतलब, अब कांग्रेस की राष्ट्रव्यापी है, उपस्थिति है बिल्कुल, लेकिन अगर उनकी दमदार अगर उपस्थिति देखा जाए तो कुछ ही राज्यों में है वो। बिल्कुल। इन सारे लोगों ने उसको क्षेत्रीय मुकाम पे ले आए हैं और मुद्दों को उन्होंने प्रमुखता दे दी है। और वो भारतीय जनता पार्टी की किसी भी ट्रैप में इंडिया गठबंधन नहीं फंसा है। तो यही चीज भारतीय जनता पार्टी को दिक्कतें पैदा कर रही हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नैरेटिव इस समय परवान नहीं चढ़ पा रहा है, इसलिए बार बार वो अपने तर्कश में एक नए तीर निकालना है और नए तीर छोड़ रहे हैं, लेकिन वो तीर कहीं निशाने पे नहीं लग रहे हैं। और सबसे बड़ा जो मुझे लग रहा है टर्निंग पॉइंट केवल दो ही आ रहा है मेरे को पूरा लग रहा है। एक तो ये कि बेरोजगारी, और दूसरा ये कि संविधान को बदलने वाली बात। संविधान को बदलने वाली बात इतनी बड़ी है कि उसमें बसपा, दलित और जितने भी लोग हैं, मतलब बसपा के मैं हार्डकोर वोटर की नहीं बात करता, बसपा को एज ए होल बात करता हूँ, तो उसमें जो दलित हैं वो भी काफी नाराज हो गए हैं, क्योंकि इन समाज में, भारतीय समाज में आगे बढ़ने का मौका उनको संविधान ने दिया था। संविधान के तहत ही लोग आगे बढ़े थे। अगर संविधान में बदलाव की बात जो विपक्ष ने नैरेटिव खड़ा किया है, इसकी काट भारतीय जनता पार्टी नहीं ढूंढ पा रही है। ये एक गंभीर मुद्दा बन गया है और भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का एक मुद्दा है जिससे वो निपट नहीं पा रही है। और इसका नतीजा भारतीय जनता पार्टी फिलहाल ढलान पे दिखाई दे रही है, लेकिन आगे अगले चरण के बाद ही पता चलेगा कि बिल्कुल। अब तो कुछ ही दिन बचे हैं अगले चरण के लिए। सीधे आशीष प्रिंस का रुख करेंगे। आशीष, संविधान बदलने वाली बात को लेकर जब आप भी लोगों के बीच जाते होंगे, अपने लोगों के बीच, तो उनसे बातचीत करते होंगे, आपसे भी लोग पूछते होंगे कि आशीष बताइए ज़रा, ये जो कांग्रेस कह रही है इंडिया गठबंधन संविधान बदलने को, तो आपसे लोग पूछते हैं या कहीं आप जिक्र करते हैं, कहीं बैठे हो तो एकदम से जिक्र हो जाता है कि यार ये संविधान वाला क्या मामला चल रहा है? आशीष, देखिए, बीजेपी के जो सांसद हैं वो कहते हैं कि 400 पार कीजिए, हम लोग संविधान बदल देंगे। तो ये जाहिर सी बात है, बीजेपी कहीं ना कहीं अंदर खाने संविधान को बदलने की रूपरेखा तैयार कर रही है। चाहे वो संविधान डायरेक्टली बदले या फिर चाहे वो रेल बेचने का काम हो या सरकारी नौकरी को प्राइवेट करने का काम हो, इससे ये बात तो जाहिर है कि संविधान कहीं ना कहीं खतरे में है। तो इसको लेकर के दलित जो है बहुत ही ज्यादा नाराज है। और दलित जो आप समझदार हो चुका है, उसे पता है कि संविधान की रक्षा अगर कोई कर सकता है तो कौन कर सकता है। तो कहीं ना कहीं दलितों ने दलितों के साथ साथ एक जो बीएसपी का जो और बड़ा था जाटव, उन्होंने इंडिया अलायंस का साथ देकर के संविधान बचाने का एक काम किया है बहुत ज्यादा, जो कि संविधान की रक्षा करने वाला जो दलित समाज है। और क्योंकि आपको पता है सालों साल पुराना जो है शोषण होता रहा है दलित समाज का, जो आज शिक्षित बन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, डीएम बन रहे हैं, वो सिर्फ बाबा साहब के दिए हुए संविधान से पढ़ रहे हैं। और यही बीजेपी सरकार जो है उसको खत्म करना चाहती है। वो चाहती है कि जो समाज जो पहले था, दलित शोषित वंचित जो समाज जो पहले गुलामी करता था, उसी तरीके से दोबारा से इस प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन जो है दलित वोटरों को साथ करके संविधान को बचाने का काम कर रही है। अनीश जी, ऐसे ही तो धुआं नहीं उठता। हर कोई ये कह रहा है कि भाई कहीं ना कहीं दिक्कतें थीं, तभी ये इतना बड़ा एक्शन और इतनी 3-4 थ्रेट करके कोई एक्स पर पोस्ट किया गया हो। तो क्या माना जाए कि बहुत मुकदमे दर्ज हैं ईडी के और कोठी के? और अगर हम बात करें नोएडा वाली कोठी के बिल को बकाया बहुत है, उसका भी एक केस है। और कई जगह अवैध आय से अधिक संपत्ति और कई ऑडियो वीडियो वायरल हैं मायावती जी के पैसे के लेन देन के। तो क्या उसका प्रभाव है? और साम दाम दंड भेद सब कुछ चल रहा है। विशाल जी, बहुत सी बातें हम लोग कहते कहते भूल जाते हैं। दरअसल है क्या, देखिए ये राजनीति में बहुत तरह की बातें, उतार चढ़ाव। दलित समाज की जहां तक बात है, खास तौर से जाटव बिरादरी की, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे हिंदुस्तान नहीं,
पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, हिंदुस्तान में पूरे इंडी गठबंधन को कहीं भी दलित समाज की वोट नहीं जा रही। जीता जागता उदाहरण, मैं तो फील्ड में रह के काम करने वाला कार्यकर्ता हूँ। अरे मैं भी फील्ड में रह के काम करने वाला हूँ, मुझे पता है। इंडी गठबंधन लोग कल मैं आपको एक कल का किस्सा बता दूं, अनीस भाई, कल का किस्सा सुन लीजिए। कल मैं किसी के साथ था और उन्होंने मुझसे कहा कि भैया मुझे सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशानी लग रही है ना तो संविधान वाली लग रही है। विशाल भाई बताओ ये सच बात है या झूठ? तो मैंने कहा भाई संविधान को तो नहीं कोई बदल सकता है, लेकिन अगर कोई आपके पास मन में चर्चा विषय हो तो एक बार आप देख लीजिएगा। उन्होंने कहा मुझे इस बात की टेंशन है कि जिस संविधान को हम बचाते आए, जिसका हम नाम लेते आए, अगर वो बदल गया तो हम क्या करेंगे। तो लोगों में ये इम्पैक्ट है, लोग परेशान हैं इससे। गठबंधन वालों की तरह, कांग्रेस की तरह हम किसी साहबानों के लिए संविधान नहीं बदलेंगे, कोई धारा नहीं बदलेंगे। इस तरह की बहुत सी चीजें ऐसी हैं, 100 कितने बार संविधान में कई चीजें बदली गई। अच्छा, आप फेवर में है लग रहा, अलग विषय है। आप फेवर में हैं। आपको ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछली बार विधानसभा चुनाव 2022 के विधानसभा चुनाव में आपने देखा होगा पूरे उत्तर प्रदेश में जितने सपा के लोग थे, सपा के कार्यकर्ता थे, वो मत पेटियों की रखवाली करने के लिए वहां पहुंच गए। जगह जगह हंगामा हुआ, तरह तरह के ड्रामे हुए, और जब वोट खुली तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बना के आई। इसी तरह से ये है, सारे दावे सारे वादे, 2019 का चुनाव ले लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को कोई जिता ही नहीं रहा था, ना मीडिया जिता रही थी, ना और गठबंधन के लोग, गैर वाजपेयी तो जिता ही नहीं रहे थे। और पहली बार जब सरकार बनी 14 में, तो उस समय तो ये था कि वो 50 सीट आएंगी इनकी, ये होगा। देखिए पब्लिक मन बना चुकी है, भारतीय जनता पार्टी पुनः आ रही है, वो विरोधियों की, विपक्षियों की चाल को भी समझ चुकी है कि किस तरह से आम पब्लिक को ये लोग गुमराह करते हैं। आम पब्लिक जो है, आम वोटर जो है, वो इनके बहकावे में बिल्कुल नहीं आ रहा। सच्चाई ये है कि इन लोगों के हौसले पूरी तरह पस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में पुनः वापसी हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और हमारे गठबंधन की संभवतः 400 प्लस सीट आएंगी। अच्छा, 400 प्लस सीटें की बात है ना। आज मैं सुबह अभी मैंने 5 बजे एक शो किया था, 24 के महासमर को मैं यहाँ कर रहा था, तो मैंने सवाल पूछा था कि भाई मुद्दे कहाँ गायब हैं। वो मुद्दे आज भी मुझे नहीं मिले। आज अभी मैं आखिरी जब ये शो करना है, इससे पहले तक सबके बयान सुन रहा था, तो अब शहजादा आ गया है और उधर आ गया है अडानी अंबानी को लेकर जो मोदी जी ने दिया, अब ये बयान आ गया। अब पहले चरण वाला कोई चीज़ रही नहीं है अनीस भाई, कि उसमें अगर हम बात करें कि रोजगार पे बात हो रही हो, स्वास्थ्य पे बात हो रही हो, अब तो आकाश आनंद पे भी बात हो रही है, लेकिन स्वास्थ्य पे बात अब किसी चरण में किसी बड़े मन से नहीं हो रही है। भाजपा जितने भी हैं वो समय समय पर मोदी जी का विरोध करते रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते रहते हैं। पहली चीज करते करते वो रोजगार मांगना विरोध नहीं है, रोजगार जो मांगेगा वो विरोध नहीं है। कल मैं एक सभा में था तो वहां पर एम्बुलेंस कर्मचारी इतना बड़ा तख्ता लेके बैठे हुए थे, इसमें लिखा हुआ था 1670 कर्मचारियों को बिना बताए निकाल दिया गया। तो वो रोजगार मांग रहे थे, वो किसी का अनहित तो नहीं चाहेंगे, वो भी बेचारे वोट दिए ही होंगे 14-19 में किसी ना किसी साल में। तो नहीं, आपने देखा होगा, आप तो ऐसी जगह बैठते हैं जहां से पूरा हिंदुस्तान देख रहे हैं, आपने देखा होगा केंद्र की सरकार ने हमारे क्या नहीं किया बताइए। आयुष्मान कार्ड दिया जो घर घर गया, मुफ्त अनाज दिया जो घर घर गया, गरीबों के घर गया। जाति बिरादरी की बात हम नहीं करते, पंथवाद की बात हम नहीं करते। अरे क्यों नहीं करते? तो अभी कर्नाटक में मोदी जी कह रहे थे कि सब कुछ छीन के मुसलमानों को दिया जा रहा है। अभी एक निजी चैनल के इंटरव्यू में दे रहे हैं कि मुसलमानों को दिया नहीं गया। नहीं, क्यों नहीं दिया गया? खूब दिया गया। तो ये दो बातें तो एक ही जगह से हो रही है, दो बात। और आप ही के चुने हुए लल्लू सिंह कोई बहुत नए विधायक, वो आकाश आनंद तो थे नहीं जिन्होंने कहा कि 400 प्लस सीटें लाइए, हम संविधान बदल देंगे। मुकेश गोयल, अरुण गोविल माफ करिएगा, वो तो इतने बड़े अभिनेता, श्री राम का बिल्कुल उनको बता दिया गया अवतार, वो अपनी ऑडी गाड़ी में हाथ हिला रहे थे लोगों से, वो भी कहने लगे संविधान। आनंद हेगड़े जी ने कह दिया संविधान। तो घूम फिर के टारगेट तो संविधान ही हो रहा ना अनीश जी। ये कोरी अफवाह है, ये अफवाह अरे बयान है, हम आपको, आप मुझे वीडियो भेजते, मैं आपको इस बार सारे बयान भेज दूंगा। नहीं, मैं आपको अक्सर वीडियो भेजता हूँ, आप देखा करें उसको। मैं देखता हूँ, मैं भेज दूंगा इस बार आपको जो बयान है।
सिर्फ और सिर्फ गैर भाजपाई बौखलाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार आ रही है। 4 तारीख को हम और आप पुनः बैठेंगे। आपसे इल्तिजा करूंगा कि आप 4 तारीख को पुनः मुझे बिठाएं, तो सरकार बनने की सभी को एक बार फिर बधाई दूंगा। अरे मैं आपको 4 तारीख तक कंटिन्यू बैठाऊंगा, मैं बिल्कुल जाने ही नहीं दूंगा आपको। जब बधाई किसको कौन देगा ये तो समय बता दिएगा। मयंक शुक्ला कुछ कहना चाह रहे थे। दिल की बात जो है जुबान पे आ ही जाती है। ये लगातार जो संविधान बदलने की बात है उसे डिफेंड कर रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को संविधान से अगर इतनी दिक्कत है तो संविधान की शपथ लेने से मना कर देते। नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति पे माल्यार्पण करते हैं, प्रणाम करते हैं, और उसी संविधान के खिलाफ अंदर खाने अगर षड्यंत्र कर रहे हैं तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। भारतीय जनता पार्टी के नेता तमाम विषय उठाते हैं, मगर आपने कभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह से ये नहीं सुना होगा कि हम किसानों की आय दुगनी करने की जो 2016 में प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था, वो 2016। अब बोल लेने दीजिए, उन्हें बोल लेने दीजिए। बीच में ये गलत संस्कार है, यही संस्कार होते हैं। खैर, अरे किसी को बीच में टोकने में संस्कार आप लोग ले आते हैं तो दिक्कत यही है। हर चीज यहाँ पर भारत और डिबेट में यही चल रहा है, इसे संस्कार आ जाते हैं तुरंत। मैं बता रहा हूँ कि किसानों के हित की बात करने की बात करी हो, नौजवानों के हित की बात करी हो, कभी ये कहा हो अब प्रधानमंत्री जी चाय बेचने और पकौड़ा बेचने को रोजगार मांग रहे हैं। इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता हर चीज को मैनिपुलेट करने का काम करते हैं। अब आप बताइए, भाषा की मर्यादा, प्रधानमंत्री जी ने पहले चरण में इकोनॉमी की बात करी, जब उन्होंने देखा कि उनका कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, सफाया हो रहा है, तो दूसरा चरण आते आते थोड़ा बहुत उन्होंने ट्विस्ट डालना शुरू किया। तीसरे चरण आते मंगलसूत्र और मुसलमान पे आ गए सीधे सीधे। मेरा मानना यह है कि जब कोई हार रहा होता है और हताश होता है तो अपनी भाषा की मर्यादा छोड़ देता है। और रही बात 4 तारीख की, तो 4 तारीख बहुत दूर नहीं है और धरातल पे सब लोग देख रहे हैं। सभी जाति धर्म बिरादरी संप्रदाय के लोग एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करेंगे। और ये मान के चलिए कि जन विरोधी, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी पेपर लीक सरकार के खिलाफ वोट करेंगे और इनकी विदाई तय है। बस ये है कि 4 मई तक इंतजार करना है, वो भी इंतजार होता रहेगा। मगर एक बात और सभी को जान लेना चाहिए, जो कि डिबेट का विषय है, आकाश आनंद जी वाली। दलित समाज और भाजपा के, इसके बसपा के जो भी समर्थक हैं, वो स्पष्ट समझ चुके हैं कि अब इंडिया गठबंधन के साथ ही हम लोग सभी दलितों के, पिछड़ों के हक की लड़ाई लड़ी जा सकती है। सभी लोग इंडिया गठबंधन के साथ एकजुट होकर साथ खड़े होने को तैयार हैं। यही वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह जी हैं। महेंद्र भैया, अगर हम बात करें तो हम, जैसे मैं देख रहा था कि कई बार ये होता है कि आकाश आनंद जब आए थे तभी उनको लेकर कई प्रवक्ताओं ने भाजपा के भविष्यवाणी कर दी थी कि ये बहुत तैश में आके बयान दे रहे हैं। उनमें से एक बहुत चर्चित चेहरा है राकेश त्रिपाठी। जब उन्होंने पहली बार कहा था चंद्रशेखर के लिए कि भाई एक घूमता रहा, और जो शब्द उन्होंने कहे इंडिया गठबंधन वाले ले लें, बहन जी ले लें, लेकिन उन्हें लात पड़ गई। इस तरीके से और 2-3 शब्द उन्होंने कहे। फिर उन्होंने कहा कि जब कोई भाजपा वाला आए तो ऐसा करना कि उसको अपनी वोट रूपी गोली मार देना, और 2-4 बातें उन्होंने और कही जो मैं टीवी स्क्रीन पर नहीं कह सकता। इस लेवल पे जाके उन्होंने प्रचार किया। अब कल उनके साथ हो गया एक, इसको हादसा ही कहेंगे, वो हट गए। लेकिन फिर घूम फिर के बात यही आ गई। अभी जैसे आलोक सर कह रहे थे कि एक लाइन आती थी, पार्टी विरोधी काम करने से फला फला निष्कासित, अपनी पूरी कैबिनेट निष्कासित करने के लिए, मतलब आधी तो कर ही दी थी उन्होंने, बाबू सिंह कुशवाहा और तमाम मंत्री थे उसमें। लेकिन इनके लिए 3 थ्रेड तैयार किए और बताया कि नहीं वो इनमेच्योर हैं। ऐसा क्या हो गया था? मतलब अभी तो कोई नई ताज़ा फाइल खुली भी नहीं है कहीं पे, और वो बिजली का बिल भी मुझे भी कमांड दी कि जमा कर दिया था इनके भाई ने। बिल्कुल आलोक जी, जो कि बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो ठीक कह रहे हैं, वो ऐसा ही होता था। और बदलाव है ये, इस तरीके बदलाव इसलिए भी है क्योंकि आकाश आनंद की फॉलोइंग बहुत तेजी से बढ़ रही थी काडर के बीच में। लोग पसंद कर रहे थे जिस तेज तर्रार नेता की उनको जरूरत थी, जो कभी मायावती हुआ करती थी, कभी कांशीराम जी हुआ करते थे जब होते थे वो, तो इसी लहजे में, इसी तेज तरीके से बात करते थे, वो लोगों को पसंद आती थी। तो आकाश आनंद का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा था, बहुत तेजी से। मायावती जी इस बात को जानती हैं कि अपने काडर को भी नाराज नहीं करना, इसलिए उन्होंने एक शब्द उसमें डाला है कि परिपक्व होने तक, यानी दरकिनार नहीं किया गया उन्हें, सारे पद वापस फिर मिल जाएंगे, सिर्फ थोड़ी देर के लिए विराम लगाया गया है। वो अपने काडर को जानती हैं कि ये
अगर हम इनको उस एक लाइन वाला निकालेंगे तो परिवार और दूसरे नेताओं में अंतर नहीं रह जाएगा। निश्चित तौर पर आकाश आनंद आगे फिर उत्तराधिकारी बनेंगे। उत्तराधिकारी की जो आप बात कर रहे थे कि उत्तराधिकारी पार्टी में कोई पद नहीं होगा, पार्टी के साथ साथ एक मूवमेंट भी है, ये दलित मूवमेंट भी है, जिसमें मायावती ने जो ट्विटर पे जानकारी दी उसमें ये साफ दिखा कि हमारा दलित मूवमेंट जो हम 40 साल से चला रहे हैं, 1984 में जब पार्टी बनी, माननीय कांशीराम जी का भी जिक्र किया उन्होंने, तो हम तमाम चीजों को दरकिनार करके आगे नहीं बढ़ सकते, हम सबको लेके साथ चलेंगे। तो एक तो ये कि उनको मालूम है अपने काडर को नाराज नहीं करना है, कान बंद करने वाला यहाँ कहीं पड़ा हुआ है, यहाँ कैसा आ गया? साइड में किया है। तो जय कहाँ से लाया? कि बहुत देखने की जरूरत वो है। तो दराज में था। बहन जी ने शिफ्ट किया है। वो क्या किया है, 1984 से लेके 2007 तक उनका जो स्लोगन था वो था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। 2007 में उन्होंने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय किया था और सत्ता में आई थी। लेकिन उसके बाद इस बार फिर उन्होंने पुराने नारे पे चली गई हैं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। इसके बड़े मायने हैं, खास तौर पर जो बीएसपी को समझता है। बीएसपी का जो काडर है वो ये कहने लगा था कि ये पार्टी भी दूसरी पार्टियों की तरह हो गई है। अब इसमें कोई, जैसा कि आशीष जी कह रहे थे कि दलितों की बात नहीं हो रही है, दलितों के मुद्दे आ ही नहीं रहे। मायावती जी के लिए सर्वाइवल की लड़ाई है। इस बार विधानसभा में एक विधायक है, सांसद 10 हैं, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के साथ जब गठबंधन था तब जीते थे। 10 सांसदों को बचाना या उससे ऊपर जाना, ये लड़ाई है उनके लिए। अभी 6 सीटों पे लड़ाई है, जो आगे 4 चरण आएंगे। तो एक तो ये है कि अपने काडर को बचाना, उस राजनीति की तरफ फिर पार्टी को मोड़ना कि देखिए हम बहुजन हिताय की ही बात करेंगे, हम सर्वजन को दरकिनार कर दिया एक क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर हम सर्वजन को लेके चलेंगे तो बहुजन फिर हमारा छिटक जाएगा। तो फिर उन्होंने बहुजन की बात करना शुरू कर दिया। बिल्कुल। और आकाश आनंद को लगाया, इसीलिए ऐसा नहीं कि अकस्मात लगाया, आकाश आनंद उसी लाइन पर चल रहे थे। आकाश आनंद के बयान उसी लाइन के हैं, बहुजन वाले लाइन के ही हैं, जिससे कि जोश आए लोगों में, एक वोट डालने के लिए भी निकले और वो काडर को मैसेज जाए कि दोबारा से पार्टी रिवाइव कर रहे हैं। अब बात आती है कि जैसा कि इशारा कर रहे थे भदौरिया जी कि साफ पढ़ा जा सकता है कि दबाव है कोई, और किसका दबाव है ये बड़े आराम से समझा जा सकता है। लेकिन एक बात और है कि अगर दबाव है तो वो दबाव का कहीं ऐसा ना हो कि वो दांव उल्टा पड़ जाए, क्योंकि जिस तरीके से मोदी जी के जितने आप देखोगे हर चरण में अलग अलग मुद्दे आ रहे हैं। अब तो इटली भी घुस गया है। आज जो है चुनाव में इटली भी आ गया, राहुल गांधी को इटली भेजने की बात भी हो गई है। पाकिस्तान, अडानी, अंबानी, ये सब भी आ चुके हैं। तो अब अगर ये दबाव, मान लिया उनके दबाव में बीएसपी ने ये कदम उठाया है, तो फिर दलित वोट कहाँ जाएगा? क्या बीजेपी के पास जाएगा या इंडिया गठबंधन के पास जाएगा? जिस तरीके से ट्रेंड दिख रहा है 3 चरणों का, जिस तरीके से लोग वोट डालने के लिए नहीं निकल रहे हैं, तो एक हताशा और हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि मतदान और गिर जाए, वोट परसेंटेज और गिर जाए, और इससे ये फायदा इंडिया गठबंधन को तो होगा, लेकिन जो एनडीए गठबंधन है, जो जिसके दबाव में अगर ये कहा जाए, मैं नहीं मानता, लेकिन अगर कहा जाए कि दबाव में किया गया होगा, तो बीजेपी को ही इसका नुकसान होगा ज्यादा, इंडिया गठबंधन को नहीं होगा। इंडिया गठबंधन का जो वोट बैंक है वो इंटैक्ट है, जिनके बलबूते पे इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहा है। समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है उसका बीएसपी के वोट बैंक से कोई लेना देना नहीं। और अगर बीएसपी मजबूती से चुनाव नहीं लड़ती है, जैसा कि पहले आरोप लग रहे थे कि बीएसपी मजबूती से चुनाव नहीं लड़ रही है, तो इसका फायदा बीजेपी को होगा। अब अगर आकाश आनंद को साइड में किया जाता है तो बीएसपी और डाउन जाएगी। तो लेकिन
जिस तरीके से मतदान के लिए लोग लाइनों में नहीं लग रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, और तो ये भी तो हो मतदान सकता को है। लेकर वो क्रेज नहीं है। मैं तो अभी 2-3 जगह किसी से बात हुई तो छुट्टी पे, जो मेरे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, कानपुर में तो 13 मई को वोटिंग है, तो यहाँ लोग लंबे वीकेंड पे छुट्टी जाने की बात कर रहे हैं। प्रोफेसर ML वर्मा सर का रुख करूँगा। सर, कैसे देख रहे हैं इस पूरे जो राजनीतिक घटनाक्रम लगातार हो रहे हैं? कहीं बाबर आ चुका है और शहजादा आ गया है, इटली जैसा भी महेंद्र भाई ने बताया वो भी आ गए, और आकाश आनंद के ऊपर टिप्पणी हो गई, सारी चीजें हैं, लेकिन मूल मुद्दे फिर से गायब हैं। सर, अनम्यूट कर लीजिए। आई आवाज? हाँ सर, आ गई। हाँ, यही तो चुनाव की जिसको एक खासियत है, यो कह सकते हैं कि जब समय आता है तो मूल मुद्दे गायब हो जाते हैं, इधर उधर लोगों को भटकाया जाता है, और इसमें जो जितना कर सके वो उतना कर लेता है। आकाश आनंद की बात तो बहुत छोटी हो गई, और ये तो बसपा की अपनी आंतरिक व्यवस्था है। हालांकि मैं उसमें बहुत लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, जानता हूँ, नहीं थी, पर जो लोग कह रहे हैं कि साहब जो है बसपा का वोट और ये सारी चीजें वो छिड़क जा रही है वगैरह वगैरह, इससे किसको नुकसान हो रहा है? मुझे तो लग रहा है बसपा के वोट से भाजपा को फायदा हो रहा था, क्योंकि पिछले विधानसभा के चुनाव में तो जो दलित वोट था वो भाजपा में गया था, सपा में नहीं गया था, और न ही अभी जा रहा है सपा। तो बसपा बसपा का वोट अगर अगर कहीं से भी कुछ होता है तो उससे भाजपा को फायदा हो रहा है। नंबर 1। नंबर 2, जो मूल मुद्दे हैं, मूल मुद्दे इसलिए गायब हो गए क्योंकि मूल मुद्दे अगर आ जाएंगे तो शायद बहुत मुश्किल हो जाएगी भाजपा के लिए भी। रोजगारी, जो बेरोजगारी है और महंगाई है और वो तमाम सी चीजें हैं, युवाओं के लिए, किसानों के लिए तमाम सी प्रॉब्लम, तो निश्चित रूप से ये सत्ता पक्ष का एक वो है। और दूसरा, मैं इसमें एक बात और बताऊं, जो मुझे लग रहा है विशाल जी, कि एक फार्मूला कायम कर लागू होता है। एक सोशियोलॉजी के एक विल्फ्रेडो पैरेटो करके हुआ करते थे, जिन्होंने कहा था कि साहब अ, हमेशा सत्ता के लिए सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स फिलॉसफी लागू होती। भाजपा के 10 साल हो गए, तो सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स की, जिसको आप एंटी इनकम्बेंसी के रूप में मानते हैं, इसको फिलॉसफी में सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स माना जाता है। सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स का मतलब ये हुआ कि जो सत्ता पक्ष में होता है उसमें धीरे धीरे वो तमाम गुण आते हैं, आलस आती है, निरस्ता आती है, करप्शन आता है। नीचे वाले कोशिश करते हैं ऊपर जाने की, ऊपर वाले नीचे सत्ता के मद में नीचे आ जाते हैं। तो ये सर्कुलेशन होता रहता है और निश्चित रूप से इससे सत्ता परिवर्तित होता है। तो कुछ अंश को अब इसका देखना दिखाई होगा, पड़ता लेकिन है। इस फैसले से कितना फायदा, कितना नुकसान राजनीतिक आने वाले जो चुनावी चरण है उसमें होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे जुड़ने के लिए। आलोक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ML वर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। महेंद्र सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आशीष प्रिंस जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अनीस जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मयंक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आकाश आनंद पर बहन जी द्वारा की गई कार्रवाई, और उनको फिलहाल होल्ड पर रखा गया। अगर बात की जाए उनके एक्स के पोस्ट से और सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उन्हें होल्ड पर रखा गया है। और अब ये देखना होगा कि जो दलित मूवमेंट, जिसको बहुजन समाजवादी पार्टी दलित मूवमेंट के तौर पर अपनी पार्टी को जनवाती है लोगों से, वो कितना कारगर होगा बचे हुए 4 चरणों में। और जो अखिलेश यादव क्लेम कर रहे हैं कि BSP का जो कोर वोटर है वो संविधान और आरक्षण बचाने के लिए हमारे साथ है, ये आने वाले 4 चरणों में क्या होगा और 4 जून को आने वाले रिजल्ट किसके फेवर में होंगे, ये देखना होगा। फिलहाल चुनावी मंथन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।